बड़े मंच की तलाश में छोटे मंच से शुरुआत करना, अपना टैलेंट के दम पर हजारों लोगों के बीच में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देना और अपनी एक अलग ही पहचान बनाना, वही तो होता है एक असली आर्टिस्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज मी एंकर रिया सक्सेना और मेरे साथ आज जुड़े हैं कमाल के आर्टिस्ट या यूं कहूँ जाने माने डीजे आर्टिस्ट डीजे हेज। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे शो में। और बिफोर स्टार्ट दिस अमेजिंग पॉडकास्ट, मैं सबसे पहले आपका असली नाम जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता और मैं चाहूँगी मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि डीजे हेज के पीछे असली नाम क्या छुपा हुआ है। हिमांशु गौर। हिमांशु, ओके, नाइस नेम। और हिमांशु, मैं आपको बता दूं मेरे जो जीजा जी उनका नाम भी हिमांशु है, तो मैं बिल्कुल कर पा रही हूँ। और मैंने ऐसा सुना है कि जो हिमांशु नाम के जो लोग होते हैं वो थोड़े से स्टबन होते हैं, तो आप भी पर्सनल लाइफ में थोड़े से स्टबन काइंड ऑफ है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा, जितने मेरे एक फ्रेंड है उसका नाम भी हिमांशु है, मेरे तो खुद के जीजा जी हैं इनका नाम हिमांशु है, तो वो लोग हैं थोड़े से स्टबन, तो मुझे लगा आप भी स्टबन होंगे। सबसे अलग तो मैच्योर काइंड ऑफ है हिमांशु, रियल लाइफ में भी। ओके, तो हिमांशु, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डीजे का सफ़र आपने शुरू किया कहाँ से और कैसे? ये सबसे फॉर्मल क्वेश्चन होता है जो हर एक आर्टिस्ट से पूछा जाता है, तो मैं आपसे वही पूछना चाहूँगी कि कैसे स्टार्ट करा आपने डीजे में आना और कैसे सोचा कि डीजे आर्टिस्ट बनते हैं? एक्चुअली मेरे को म्यूज़िक का नॉलेज तो पहले से ही था, मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, अभी भी करता हूँ। और फिर उसके बाद में म्यूज़िक का नॉलेज था, बट वो एक इमेज नहीं मिल पा रही थी। मेरे को दुनिया में जाना था कि पता चले कि मैं हिमांशु, आई एम अ ग्रेट। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी फील्ड पकड़ते जिसमें बहुत रिस्पेक्टेबल हो। तो फिर मैंने एक बार डीजे ट्राई किया तो मेरे लिए तो बहुत ईजी था, क्योंकि मैं तो बचपन से ही, मतलब मैं 5th क्लास में था और मैं ढोलक, तबला, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हुआ आ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बाएं हाथ में खेलता वो डीजे। तो ओके, तो आपने जैसे बताया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और कितने इंस्ट्रूमेंट अभी तक आपने ट्राई करे? मेरे को बेसिकली प्ले करते तो 15 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो मैंने ऑन स्टेज पे 5 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना अभी तक, जैसे ढोलक, तबला, कॉन्गो, फिर उसके बाद में फ्लूट आती है, गिटार इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब मतलब मैंने 5 प्ले कर। फिर उसके बाद में जो इनके सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब, केजॉन बॉक्स, जेम्बे, वो सब भी बजाता हूँ मैं। ओके, तो आपका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिससे बिल्कुल लगाव है आपको? जैसे लोगों का गिटार होता है, अब कुछ लोग तो सिर्फ शौक के लिए गिटार सीखते हैं, किसी के लिए गिटार पैशन ही हो जाता है, तो आपके लिए सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मेरा तो ढोलक ही है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग ढोलक से हुई थी ना। ओके, पर ढोलक, जैसे हमें पता चला ढोलक थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक के साइड जाता है और आप बिल्कुल अब आ चुके हैं वेस्टर्न म्यूजिक डीजे आर्टिस्ट, क्योंकि जो डीजेस होते हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न सॉन्ग्स पे जाते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे जाते हैं, तो कैसे एकदम से स्विच किया? और जब किया तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस फेस करे होंगे? चैलेंजेस तो थोड़ा बहुत फेस करे, लेकिन जो बोल सकते हैं ना कि गुरु बोल रहे एक तरीके से, जो गुरु है ना वो क्लासिकली है सब जगह का। हाँ, जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे गिटार के साथ में जाकिर हुसैन साहब ने तबला भी बजाया उनके साथ में, तो तबला तो सब जगह बज सकता है, आपको पूरी म्यूजिक का नॉलेज आ चुका है वहाँ से। तो मेरे लिए तो इजी था, बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा था इंग्लिश सॉन्ग वगैरह में, क्योंकि उसमें अपने इंडियन कुछ भी काम नहीं आता, वो अलग ही चलते हैं। हाँ। तो थोड़ा वो सीखना पड़ा था, बाकी इजी था सब कुछ। क्या बात है, मतलब डीजे आर्टिस्ट, मतलब एक ये तो तय हो चुका है कि डीजे आर्टिस्ट बनना जितना लोगों को इजी लगता है उतना इजी है भी नहीं शायद। बिल्कुल नहीं, आपको जब तक म्यूजिक का नॉलेज नहीं है ना तब तक तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ओके, तो जैसे अभी बहुत सारे हमने देखे हैं कि अब न्यू डीजे आर्टिस्ट आ रहे हैं मार्केट में, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो म्यूजिक का नॉलेज लो सबसे पहले। ओके, है ना, क्योंकि अगर म्यूजिक नहीं है तो फिर तुम कहीं का सॉन्ग कहीं भी मिक्स करोगे। बिल्कुल, है ना। देन बीट का नॉलेज होना चाहिए आपको, देन आप प्रॉपर कहीं से सीखो, क्योंकि ऐसा नहीं कि दो प्ले पॉज तो है ही नहीं हो बिल्कुल भी, जो लोगों को लगता है कि बोले प्ले पॉज करने का भी इतने पैसे क्यों ले लो, जैसा आप नॉर्मल क्वेश्चन है, वो प्ले पॉज बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको टैलेंट चाहिए, शो चाहिए, प्रॉपर स्टेज चाहिए। जब तक स्टेज नहीं मिलेगा तब तक आपके टैलेंट की भी कोई भी मतलब पहले सीखो और फिर ही उतरो। तो अच्छा है। ओके, सो हिमांशु, मैं नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके गुरु कौन है? क्योंकि हर किसी के गुरु होते हैं, हर किसी के आइडल होते हैं, जिनके ही पद पे वो चलते हैं, पाथ पे वो चलते हैं। तो आपके सबसे आइडियल और सबसे अच्छे गुरु जिनको आप मानते हैं वो कौन है? मैं हनुमान जी को मानता हूँ, क्योंकि वो सारी रिद्धि सिद्धि म्यूजिक सबके दाता है, वो 8 सिद्धियों के, तो इसलिए मेरे तो गुरु ही वही है। क्या बात है, हनुमान जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि कोई व्यक्ति नहीं है आपके गुरु, आपने सीधे श्री हनुमान जी को अपना गुरु बनाया है, बहुत अच्छी बात है। तो कितने टाइम से आपने ये ट्रेनिंग ली थी? पहले डीजे आर्टिस्ट से आपने कोई ट्रेनिंग ली है और कितने टाइम आपने पहले ट्रेनिंग ली थी? मैंने 1 साल लगभग पहले प्रैक्टिस की थी। मैंने कहीं एकेडमी नहीं ज्वाइन की थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से डीजे हैं, तो मैंने उनसे ही सीखा, तो उन्होंने मेरे को बेसिक समझाया। फिर मैंने खुद का कंट्रोलर परचेज़ किया, फिर उसके बाद मैंने 6 मंथ तक घर में प्रैक्टिस करी। घर में स्टूडियो बना हुआ है मेरा,
फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे वेडिंग्स में जाने लगा, फिर उसके बाद धीरे क्लब, फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे फेमस थोड़ा सा। हाँ, क्या बात है। नहीं फेमस, अब इस शो के बाद आप और ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कारवा बढ़ाते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बताया और हमने आपकी प्रोफाइल विजिट करी तो हमें उससे पता चला कि आप भक्ति की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। और भक्ति और डीजे लाइन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आप बोल सकते हो दोनों अलग अलग पाथ है। तो कैसे आपने अपने घर वालों को कन्विंस किया, क्योंकि डीजे लाइन के लिए हर कोई नहीं रेडी होता है, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस फील्ड में बहुत ज़्यादा अल्कोहल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो फैमिली अलाउ नहीं करती है। तो कैसे आपने फैमिली वालों को कन्विंस किया इस फील्ड के लिए? जैसे अल्कोहल ये तो सब जगह ही है जी ना। और लेकिन जब मैं पहले म्यूज़िक को इस पे था, जब मैं ढोलक प्ले करता था, बड़े बड़े शोज़ करता था, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि हमें बहुत कम रिस्पेक्ट मिल रही है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा कुछ बजाने में। फिर मैं डीजे पे मैंने जब घर में बताया तो घर वाले भी यही बोले सेम अल्कोहल ये सब। तो मैंने उस टाइम पे कसम खाई थी घर वालों के सामने कि मैं कभी दारू अल्कोहल दुनिया भर की जितनी भी सिगरेट वाली चीज़ों ने कुछ भी नहीं हाथ लगाऊंगा, और मैं सिर्फ काम पे जाऊंगा और काम से आऊँगा। इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कीचड़ में हो तो आप कीचड़ के बन रहे हो, कमल बनो ना। अरे क्या बात है, कितनी अच्छी लाइन आपने बोली है। और आई थिंक ये लाइन अगर जो भी मेरी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखने वाली, ये लाइन जिंदगी भर याद रखना। बिल्कुल सही आपने कहा है कि पर्सन पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहकाने वाले तो बहुत होते हैं, आप पर डिपेंड करता है आप कितना बहक रहे हो। तो अभी आपके पेरेंट्स को कैसा लगता है जब आपको इवेंट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, लोग आपको आगे होकर बुलाते हैं कि हमारी वेडिंग्स में आओ, हमारी पार्टीज में आओ, तब आपके पेरेंट्स को कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि क्योंकि मैं 1000, 2000, लाखों लोगों के सामने जब परफॉर्म करता हूँ, तो एक दो बार मेरे मम्मी पापा शो देखने आए थे, तो उनका सर गर्व से ऊँचा हो जाता है। अरे क्या बात है। तो आपने कितनी सिटीज़ में अभी तक परफॉर्म किया है? बहुत सारी सिटीज़ हो गई है, इंदौर हो गया, दिल्ली, मुंबई, पुणे, मतलब बेंगलोर। फिर उसके बाद में इंदौर के आसपास तो जितनी भी सिटीज़, गांव, और मतलब ये सब है ना, इंदौर में तो नाम ही मिला है। तो बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सी सिटी का रहा है कि जहाँ की आपको टेस्ट भी अच्छा लगा, जहाँ के लोग भी अच्छे लगे? तो बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सी सिटी का रहा है? क्योंकि हम सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। सही बात है। एक्सपीरियंस तो मतलब बेस्ट मेरा वेडिंग से नहीं है, मऊ का ही एक एक्सपीरियंस है, जो मऊ में आर्मी कैंप है। वहाँ पे मैंने एक बार परफॉर्म किया था, तो वहाँ पे जितने भी आर्मी मैन थे वो सारे गनमैन ही थे वहाँ पे उस टाइम पे मेरे आसपास, है ना। और मतलब वो वहाँ पे प्रेशर भी इतना था कि जरा सा कुछ गलती होगी गन तान देंगे। हाँ बिल्कुल। आर्मी मैन। बट वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि मैंने इंडियन आर्मी के लिए परफॉर्म किया। वहाँ तक कि मेरे को वहाँ पे वीडियो तक शूट नहीं करने दी थी कि मोबाइल बाहर ही रखा लिया गया था। अच्छा। फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। ओके। तो मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने इंडियन आर्मी के लिए परफॉर्म किया है। पर वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस पर आप अपने लोगों को बता ही नहीं पाए कि आपने इतनी अच्छी जगह भी डीजे प्ले किया। फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। डेफिनेटली वही, मतलब ये चीज़ बहुत बुरी भी लगती है कि यार शिट। समटाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं जाती हूँ इवेंट में, इट्स नॉट अबाउट दी वेडिंग, समटाइम्स दूसरे इवेंट्स में जब मैं करती हूँ मुझे उम्मीद नहीं होती कि यार इतना अच्छा इवेंट होगा। फिर जब वहाँ मैं होस्ट करके आ जाती हूँ, जब मैं लोकेशन देखती हूँ, लोग देखती हूँ, जब इवेंट हो जाता है उसके बाद मुझे इतना रिग्रेट होता है कि मेरे पास कोई नहीं था आज रिकॉर्ड करने के लिए। मेरे पास तो रिकॉर्ड वाला भी था बट कर ही नहीं सकते थे, अलाउ ही नहीं था। मतलब सब कुछ था, सब कुछ मतलब थाली में सब व्यंजन थे पर बस हम खा नहीं सकते थे। सही बात है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम सेम लाइन से बिलोंग करते हैं, हम दोनों इवेंट्स लाइन से हैं। तो अब मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना है कि कभी कुछ ऐसा अनोइंग मोमेंट हुआ है कि जैसे आप डीजे प्ले कर रहे हैं और लोग आपके ऊपर चढ़ गए कि यही गाना प्ले होगा और दूसरा गाना प्ले नहीं होगा? वेडिंग्स में क्लब लाइन में तो अलाउड ही नहीं रहता कंसोल के पास आना। बट वेडिंग्स में क्या, जैसे जिसकी शादी है वो आ जाएगा कि भैया मेरा गाना ही बजेगा, मैं आपको पे कर रहा हूँ, है ना। और वो गाने भी इतनी गंदी रिक्वेस्ट लाते हैं ना कि वाइब कुछ और चल रही है, आप कहीं कुछ और आते हो, तो उनको बहुत जैसे तैसे करके समझाना पड़ता है। ओके, तो फिर आप कैसे हैंडल करते हो उन्हें? क्योंकि वो फिर मना कर दो तो वो फिर अलग अलग टाइप की धमकियाँ देते हैं। तो बाउंसर्स को पहले ही बोल के रखते हो कि आने मत देना कंसोल में? मैं क्लब में भी बाउंसर्स रखता हूँ साथ में, वेडिंग्स में भी जब मैं जाता हूँ, अच्छी बड़ी वेडिंग रहती है तो मैं साथ में उनको बोलता हूँ अपने 2 बाउंसर ला के रखो, और भले वो दूल्हा हो दुल्हन हो कोई भी हो, मेरे पास नहीं आना चाहिए। हाँ सही बात है। आप मेरे को सॉन्ग पे रिक्वेस्ट भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं देख लूँगा, लिख के भेज दो, लेकिन आप कंसोल में आके कान में कर लो, सुना ही आ नहीं रहा है पहले ही कुछ, बहुत सबसे ज़्यादा। ओके, तो अभी आप कौन से क्लब में प्ले कर रहे हैं अपना डीजे को? हाँ, बरसा रहे हैं आप गानों की बरसात। मैं तो बहुत सारे क्लब में बरसा रहा हूँ, मैंने रेसिडेंसी भी की बहुत जगह पे। हाँ हाँ। और अभी मैं
1 तारीख को 1 अगस्त को मेरा बर्थडे सेट प्ले करूंगा। ओके। सो क्लब का नाम मैं आपको बहुत 1 जल्दी अगस्त को आपका बर्थडे है तो हम लोग फिर 6 अगस्त को है, लेकिन 1 अगस्त को प्ले कर रहा तो हूँ। हम लोग 6 तारीख को फिर पार्टी लेने आते हैं आपसे। आपके साथ एक फायदा हो रहा है। हाँ, जेंट्स के लिए फ्री बियर और फ्री वोडका शॉट्स भी है। अच्छा तो नहीं तौबा तौबा, मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करती हूँ, है ना। ये पॉडकास्ट मेरे घर वाले देखेंगे, मेरे ऊपर बात आ जाएगी। नहीं, हम अगले क्वेश्चन को करते हैं और आगे बढ़ती हूँ मैं और आपसे पूछती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि डीजे आर्टिस्ट जो रहते हैं उनके पीछे लड़कियां बहुत पागल होती हैं। मैंने जनरली ये देखा है, क्योंकि मैंने जब भी इवेंट्स कहीं भी होस्ट करे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई डीजे आर्टिस्ट आया है जो बाय लुक अच्छा है, बाय पर्सनालिटी अच्छा है, कोई बाय पर्सनालिटी अच्छा है, कोई बाय लुक अच्छा है, किसी की बातों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो लड़कियां बहुत पागल हो जाती हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने प्ले करा हो और उसके बाद कुछ ऐसा मोमेंट कि आपके पास लड़कियां आई हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं? वो तो हर बार ही होता है मोस्टली, तो क्लब्स में तो होता ही है। Okay. क्लब्स में ऐसा होता है कि कंसोल के पास जाना इट्स वेरी प्राउड मोमेंट टाइप में, है ना। तो हर लड़की कंसोल के पास आती है ना, थोड़ा भाव देगी, ये करेगी, बट मैं बोल देता हूँ कि प्लीज़ मेरे पास मत आना, तो मैं मेरा काम करना है, मेरे को सिर्फ प्ले करना है, ये सब चीज़ों करनी रहती तो मैं घर पे रहता। ओके, वैसा कहते हैं ना, नारी सबसे बड़ा वो अपना आपका बिल्कुल अटेंशन लेके चली जाएगी। डिस्ट्रैक्शन होती है सबसे बड़ी ज़्यादा। ओके, परेशान भी बहुत करती है। तो ऐसा नहीं कि आपने जैसे कभी अपनी आईडी बताई हो और फिर दूसरे तीसरे दिन आपका डीएम आ रहे हो कि यू आर सो क्यूट एंड लेट्स मीट काइंड ऑफ, हाथों हाथ आफ्टर पार्टी में चलते हैं। तो फिर हाउ यू कैन डील विद दिस? आप कैसे डील करते हो फिर? मेरे पास टाइम नहीं है, सीधी बात। सीधी बात, नो बकवास, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। अगर आपके पास कोई शो हो तो प्लीज मेरे को कांटेक्ट करें। थैंक यू, बाय। ओके, सीधा सच्चा फॉर्मूला, ना फालतू के इधर उधर की बकवास। ओके, तो कितने आपकी, पहले तो मुझे बताइए आपकी एज क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक मेरे हिसाब से यू आर 25 आई गेस। नो, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, अभी तो 20 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 20 कंप्लीट होएगा अगस्त में। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी हूँ, क्योंकि आज जनरली आप मुझसे बहुत ज़्यादा ही छोटे हो और मुझे ऐसा बड़ा फील हो रहा है। तो यार इतनी कम एज में इतना अच्छा डीजे आर्टिस्ट, इतनी अच्छी चीज़ें, और स्पेशली क्योंकि आपकी जो एज आपने मुझे बताई है, जनरली इस एज में जो लड़के होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बहक ही जाते हैं, वो थोड़ा सा अपने जो उनका वो होता है गोल, उससे थोड़ा सा हट जाते हैं, और पर आप अपनी स्ट्रिक्ट टू दी गोल है, तो कैसे आपने मैनेज करा हुआ ये चीज़ें? वही स्पिरिचुअली की वजह से ही। ओके, तो कभी आप फ्रेंड्स के साथ पार्टीज वगैरह कहीं नहीं जाते? करते हैं ना, सब करते पार्टीज। मतलब आप है ना वहाँ जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हर इंसान वहाँ पे दारू पिएगा। हाँ, वहाँ पे आप खुद के एंजॉय के लिए भी जा सकते हो, मस्ती के लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि क्लब इंसान आ रहा है तो दारू ही पिएगा, लड़कियों को लेके आएगा। बिल्कुल, खुद का एंजॉय कर सकता है। जिसको म्यूजिक पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, टेक्नो पसंद है, वो अपने अपने हिसाब से नाइट में जाएगा। मतलब स्पेशली वही सबसे बड़ा मेन जो है ना, हनुमान जी, मतलब इसलिए ही है मेन कि वो लड़कियों से भी थोड़ा सा, ये सब चीज़ों से भी थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो अब एक जो क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ, आप बोल सकते हो कि ये मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछने वाली, जो मेरे इतने दिमाग में चल रहा है, जो स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है। वो क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम आर्टिस्ट लाइफ से बिलोंग करते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट सीधे फॉलोअर्स देखकर डायरेक्ट अप्रोच डाल देता है सामने वाले को, ये भी नहीं देखता है कि वो क्या प्ले करता है, कैसा प्ले करता है। जो सीनियर्स हैं हमारे, उनका समझ में आता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लेवल पे बैठे हैं, पर जो अब जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उन्होंने फेक फॉलोअर्स बना रखे हैं, तो वो एकदम से उनको अप्रोच कर देते हैं, हम तक बात ही नहीं आ पाती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने से, तो क्योंकि मेरे ये आप बोल सकते हैं मेरा सेल्फिश क्वेश्चन है, तो मैंने आपको आपके ऊपर थोप दिया ताकि मेरे ऊपर बात नहीं आए। फायदा आपका होगा इससे। बात ये नहीं, जनरली मुझे भी ये चीज़ें बहुत फील होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि जब मैं स्टार्टिंग में था, मेरे 200 समथिंग फॉलोअर्स थे कुछ, अभी भी ऐसे लाखों नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। बट उस टाइम पे कोई मेरे अगर किसी को अप्रोच करता था कि सर मैं आपके यहाँ प्ले करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कोई सामने वाला बात ही नहीं करता था। तो एटलीस्ट आप कम से कम आर्टिस्ट को सुनो तो सही। आप मेन तो यहाँ पे पहचान इस फील्ड में इतनी है ना कि अगर आप इसके थ्रू जाओगे ना तो आप 100% कर लोगे, लेकिन आप अगर ऐसे फॉलोअर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप फिर तो कुछ भी नहीं, मतलब आप आर्टिस्ट की इज्जत ही नहीं करते। देखा जाए तो बड़े आर्टिस्ट को तुम इतना समझ लो, लेकिन भाई वो जो प्ले कर रहा है शायद वो उससे अच्छा प्ले कर सकता है। राइट, बिल्कुल। मतलब जैसे जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे आपके सीनियर, आप अगर कोई अपने बेस्ट सीनियर बताना चाहते हैं कि ये सीनियर है जो बहुत सारे डीजे में रहते, मैं सबसे छोटा हूं इस फील्ड में, मेरे से छोटा कोई यही नहीं, बहुत देखी है मैंने। तो जैसे आपके सीनियर है तो उनके लिए हम मानते हैं, क्योंकि वो अब इस अच्छे मुकाम पे बैठे हुए हैं, पर जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, उनके एकदम वो फॉलोअर्स स्टार्टिंग से गेनिंग पे रख देते हैं, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास कुछ एक ऑप्शन हो, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि आप अपने एक तो फॉलोअर्स बढ़वा दें
ताकि आपको क्लाइंट अच्छा मिले, और दूसरा अगर मैं आपको ये ऑप्शन दूँ कि नहीं आप अभी जैसा काम कर रहे हो वैसे ही काम करके काम के थ्रू अपना काम आगे क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करें, तो आप क्या चूज़ करेंगे? सेकंड वाला ही चूज़ करूँगा। मैंने सेकंड ही चूज़ किया था। मैं जैसे जैसे काम करते गया 4 लोगों से मिला, 4 ने 8 को बताया, फिर मेरे को कोई कॉन्टेक्ट मिला, फिर 8 से 16, ऐसे जैसे धीरे धीरे करके मेरे कॉन्टेक्ट बढ़े। फिर उसके बाद में एक फॉलोअर्स वाली चीज़ है कि आप कर लो लाखों में, क्या पैसा ही तो देना है, पैसा तो सबके पास है, लेकिन व्यूज़ भी बता देंगे आपकी सच्चाई 100, 200, 300, 500। बिल्कुल। अगर आपके 2000 फॉलोअर्स हैं तो हमसे कम आपकी रीच जानी चाहिए लाखों में, क्योंकि रील्स 100 टाइम्स चलती है, कुछ ऐसा कुछ उसका रहे, मेरे को भी पता नहीं है, धीरे धीरे चल रही है अब मेरी। हम है नहीं ना इन चीज़ों में, तो बिल्कुल सही बात है। पर आपको कभी ऐसा फील नहीं होता है, कभी कभी रैंडमली आप अपने घर में बैठे हैं, मुझे तो काफ़ी फील होता है ये चीज़ कि आप रैंडम अपने घर में बैठे हैं, आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा दिख गया पर्सन जिसका काम इतना कुछ खास नहीं, उसके फॉलोअर्स बहुत अच्छे, तो ऐसा फील नहीं होता है कि अरे यार मेरा इतनी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है और ये बढ़ता ही जा रहा है आगे? तो समटाइम ऐसा कुछ फील नहीं होता है? बहुत बार होता है मेरे साथ। तो मैंने तो 2-3 बार छोड़ने का भी डिसीजन लिया था कि छोड़ो यार, ये फील्ड बहुत बेकार है, बहुत कंपटीशन है, सब मतलब क्या बोलते हैं बार्टर सिस्टम चल रहा है, आप मेरे को काम दो मैं आपको काम दूंगा, ये चीज़ ही मतलब बहुत बेकार लगी। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, मेहनत का फल मीठा होगा, देखते हैं कब होगा। ओके, तो चलो अब थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। और अब क्योंकि वैसे तो आप 19 के हो, जैसे मुझे गलतफहमी हुई कि आप 25 के हो, वैसे बहुत सारी लड़कियों को भी गलतफहमी होगी कि डीजे हिमांशु यानी डीजे हैज़ जो है वो 25 का, पर मैं आज बता दूँ 25 के नहीं है, ये अब 20 साल के कंप्लीट होंगे अगस्त में, वो भी अगस्त में, तो आप इनको बर्थडे विश भी कर दीजिएगा। और तो हिमांशु, अगर आपको अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढनी हो तो कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए? जस्ट लाइक मी, थोड़ी स्पिरिचुअल हो, लेकिन पार्टी भी करे साथ में, है ना, मस्ती भी करे। और जब अच्छा, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और ओके, और तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों ने, है ना, बट मेन तो मेरा स्पिरिचुअल होना चाहिए कि थोड़ी जो भक्ति में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भक्ति में हूँ। क्योंकि जब कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को मतलब जैसे मैं जब शो करता था पहले, तो मेरे को मंदिरों से ऑफर आते थे, मंदिर जो रहता है रंजीत हनुमान मंदिर बहुत फेमस है जैसे अपने यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बजाया, आज तक कभी वहाँ से 1 रुपया नहीं लिया, जितने मंदिर में जाया वहाँ से 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि भगवान का भगवान से लेके क्या करें। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये आज मेरी भी मेंटेलिटी थी कि नहीं, डीजे आर्टिस्ट जो होते हैं वो थोड़े से होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, थोड़े से ओपन अप होते हैं, पर आज आपने मेरी भी वो मेंटेलिटी को गलत साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि डीजे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं। और मैं पहला ऐसे डीजे आर्टिस्ट से मिल रही हूँ जो भक्ति में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हो। नहीं, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आपने अपने आप को, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप बहके नहीं हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है। एंड आई होप कि आगे भी ऐसा ही रहे। गॉड ब्लेस मी। बिल्कुल। तो अगर आपको कभी ऑप्शन मिले कि आपको 15 दिन सिर्फ आपको टूर पे ही बोले कि आपको टूर पे लेके जा रहे हैं, तो कौन कौन सी फेवरेट प्लेसेस है जहाँ आप जाना चाहोगे? मेरी बहुत सारी प्लेसेस तो हो गई जो लोगों की फेवरेट है, जैसे मनाली, ओके, और जितने मंदिर है मोस्टली मेरे मंदिर हो चुके हैं, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग में से 4 ज्योतिर्लिंग भी हो चुके हैं। अरे क्या बात है। तो मैं तो 8 ज्योतिर्लिंग पे जाऊंगा, बढ़िया 15 दिन में। मतलब हम बिल्कुल भक्ति पे ही, भक्ति वाले ही टूर करना पसंद करेंगे। क्योंकि आप वहाँ जाओ तो भक्ति के बाद आप पार्टी कर सकते हो। हाँ, लेकिन पार्टी के बाद भक्ति क्या होती है? पहले भक्ति कर लो, फिर रात का पार्टी कर लो, सिंपल। नहीं, सही बात है। और क्योंकि जिन्होंने दिया है हमें इतना कुछ, उनके दर पे जाने पे किस बात की शर्म है। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कारवां आगे बढ़ाते हैं। अब हम बहुत जानते हैं क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, और स्पेशली हमारे एक बार फैमिली मेम्बर्स फिर भी कन्विंस हो जाते हैं, पर रिलेटिव्स नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि रिलेटिव्स, जब आपने डीजे लाइन में कदम रखा होगा तो बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स को बोला होगा, तो आपने फिर आपके पेरेंट्स ने और फिर आपने कैसे उनसे डील करा? थोड़ा सा मैं इसमें देना चाहूँगा, मेरे रिलेटिव्स ने इतना किया नहीं, बिकॉज जो मेरी कास्ट तो फिर आप बहुत लकी साबित हुए इन मामलों में। क्योंकि सिंधी जो रहते हैं ना पार्टी में सबसे आगे रहते हैं, रात को आप अपना डीजे लाइफ करो, डबल इनकम, खूब पैसा ही। क्या बात है, क्या मतलब बस ये है कि आप बस भक्ति करो, भक्ति में लीन रहो और पैसा कमाते रहो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, ये बात तो है, भक्ति के लिए पैसा भी चाहिए, क्योंकि अब आज के टाइम पे भक्ति के लिए पैसा भी चाहिए और मन भी आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जब मंदिर में जाओ तो वहाँ पे ऐसा नहीं लगे कि आप कोई गलत ही प्लेटफॉर्म से आ रहे हो, आप अच्छी जगह से आ रहे हो, शुद्ध मन से जा रहे हो। पहली बात तो मंदिर में जाओ तो वहाँ सामने मूर्ति को देखो, ना कि आसपास। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल नोट होना चाहिए कि मंदिर में जाओ तो सिर्फ भगवान को देखो, ना कि आसपास देखो। तो अगर हिमांशु, अगर आप डीजे नहीं होते
तो फिर आपका क्या प्लान होता? अगर आप डीजे लाइन में नहीं आते तो फिर आप क्या बनना चाहते थे? क्या गोल था फिर आपका? मैं तो फिर जो मेरा म्यूज़िक लाइन थी मैं उसमें ही आगे जाता और कुछ मतलब मंदिर या इसके लिए कुछ मैं अच्छे से टी सीरीज़ में काम करने की कोशिश करता। बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन वो भजन वजन बनाने में या कुछ ऐसा, लेकिन मैं उसी लाइन में जाता। मेरा म्यूज़िक से जो है ना वो बाय हार्ट है, बचपन से है और उसके अलावा मेरे को कुछ सोचता ही नहीं है। एग्जाम चल रहे, उसके एग्जाम के एक रात पहले अपन शो कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। बढ़िया। मतलब अब यही है कि आप म्यूजिक तो नहीं छोड़ते? म्यूजिक तो बिल्कुल आगे भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। तो आप कितनी एज में, मतलब आपकी क्या उम्र थी जब आपने म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया था? 5 years। 5 साल से आप सीख रहे हैं? 5 साल से जब मैं स्कूल में था तो कॉन्गो बोंगो जो लेते हैं ना छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, वो फिर उसके बाद मैं कीबोर्ड पे आया। फिर उसके बाद मैंने कीबोर्ड बजाया तो कीबोर्ड नहीं मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा। फिर उसके बाद ढोलक बजाया तो ढोलक में इंटरेस्ट आया। फिर ढोलक के बाद मैं तबले में गया, तबले में थोड़ा पढ़ाई करी उसके बारे में, क्योंकि क्लासिकल चीज़ है उसमें तबले के बारे में भी पढ़ाई होती है? डिप्लोमा होता है, मुझे आज पता चल रहा है। मतलब मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं आर्टिस्ट फील्ड से बिलोंग करती हूँ और मुझे अब भी पता चल रहा है कि तबले के लिए भी आपको पढ़ना जरूरी है। तबले के लिए पढ़ना जरूरी है, PhD होती है, डिग्री होती है प्रॉपर। सिंगिंग के लिए होती है। मैंने सिंगिंग तो नहीं करी, मैंने सोचा कि पोजीशन आर्टिस्ट है तो अपन वही रहता है। क्या बात है, मतलब ये आपने म्यूजिक को कभी नहीं छोड़ा तो म्यूजिक ने भी आपका साथ नहीं छोड़ा है और वो स्टिल आपके साथ अभी भी है ही। मतलब क्या बात है। तो अगर हिमांशु, मैं आपको कुछ एक्टर्स के नाम बताती हूँ जिनके सॉन्ग बहुत फेमस है, तो अगर आपको उनके सॉन्ग्स को रेट करना हो तो आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? सबसे पहले हम जाते हैं अक्षय कुमार के सॉन्ग्स के ऊपर, तो आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं अक्षय कुमार को तो 10 ही देना चाहूँगा। 10 देना चाहेंगे? क्योंकि जो उनके खिलाड़ी के सॉन्ग है वो आज की तारीख में बॉलीवुड में भी एक नंबर, मतलब जो क्राउड रहता है ना उसको वाइब आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गोविंदा। बेस्ट फॉर डांसिंग। बेस्ट फॉर डांसिंग गोविंदा, कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? अब सबको 10 ही दूंगा मैं। तो सब आर्टिस्ट ग्रेट हैं। ओके। सबके सॉन्ग ग्रेट हैं, सबने अपने को, मतलब मैं तो डीजे हूँ, मैंने सबके एक सॉन्ग सुने जो फेमस भी नहीं हुए। मतलब सबने इतने अच्छे सॉन्ग दिए ना, क्योंकि आज वो है तो मैं हूँ, इसलिए तो सबको 10 ही। पहली बात तो ये, रेटिंग तो पूछो ही मत। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त कर दिया एक ही सेंटेंस में कि मैं सबको 10 दूंगा। बट ऑनेस्टली क्योंकि सभी, और आजकल लोग 90s के सॉन्ग्स पे भी वाइब करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सभी को 10 मिलते हैं। तो कोई सा 2 सॉन्ग ऐसे मुझे बताइए जिसपे तो लोग बिल्कुल डांस करते ही करते, एकदम पागल ही हो जाते हैं, वो सुनते से ही वाइब आ जाती है। 90s में बताऊँ कि न्यू में बताऊँ? दोनों में, जिसमें आपको बताना हो। 90s में तो जैसे वो जुम्मा चुम्मा है। हाँ, परमानेंट है। परमानेंट है वो, हर वेडिंग में है ना, क्लब में आप उसको टेक्नो के साथ बजा सकते हो, EDM के साथ बजा सकते हो, बेस्ट बैठेगा इसे ही, है ना। और न्यू में आप कौन सा भी हनी सिंह का बजा दो। हनी सिंह का जैसा भी तो लाल परी है, ट्रेंडिंग, मोस्ट ट्रेंडिंग, बिल्कुल, है ना। तो हनी सिंह का पुराने भी बजाओगे, जैसे डोप शोप बजा दो, है ना। हनी सिंह के साथ जो दिलजीत दोसांझ जो चल रहा है अभी, उनके साथ में दिलजीत को बजा दो, कोई भी बजा दो, बादशाह बजाओ, कोई भी बजाओ आप। हनी सिंह में जो रैपर है ना आजकल के टाइम पे, हिप हॉप जो चल रहा है, बिल्कुल, वो बजाओ तो उस पर ज्यादा वाइब मिलती है। ओके, सो अगर किसी को डीजे आर्टिस्ट बनना हो तो उसे किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप मिक्सिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मिक्सिंग की सेकंड, उसके बाद चीज़ होती है कि सॉन्ग कलेक्शन, और थर्ड में जो मानता हूँ कि अगर आप खुद वाइब कर रहे हो, जैसे मैं जब प्ले करता हूँ ना, आप अगर मेरी वीडियो देखोगे ना, मैं खुद ही नाचता हूँ। बिल्कुल देखा है हमने। बाल भी ऐसे हो गए अब तो कि बाल भी ऐसे यूं होते हैं पूरे। पूरी वाइब आ जाती है, तो लड़कियां वहीं दिल ऐसे गिरा देती होगी अपना। ओके, तो 3 ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर डीजे आर्टिस्ट बनना है। ओके, नॉट बैड। तो प्लीज़ जो भी डीजे आर्टिस्ट देखने वाले हैं वीडियो, ये बात ध्यान रखिएगा, इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगा। तो आखिरी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आने वाले अपकमिंग इवेंट्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या न्यू प्लान कर रहे हैं अब आप आने वाले टाइम में? न्यू तो मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। अभी तो वेडिंग्स आने वाली है, तो मेरा दिल्ली है, कानपुर है, रायपुर है, दुर्ग है, मतलब ये पहले लाइनअप हो चुके हैं। क्लबिंग भी है अभी बहुत सारी, वो सब तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट करूँगा। तो मतलब बेसिकली डीजे तो हम नहीं, आप बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। डीजे और आप अब बिल्कुल एक दूसरे के एकदम करीबी दोस्त हो चुके हैं। सही। क्या बात है। तो अगर हमारे सभी आर्टिस्ट को, क्योंकि हमारे जो पॉडकास्ट है बिल्कुल आर्टिस्ट को डेडिकेट हो चुका है, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट का इंटरव्यू ले रहा है, तो कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 आर्टिस्ट। तो अगर आर्टिस्ट को कुछ आपको बोलना हो कि क्या चैलेंजेस अगर फेस कर रहे हैं, कैसे करने चाहिए उन्हें, कैसे हैंडल करना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपकी म्यूज़िक में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप थोड़ा म्यूज़िक का नॉलेज लेके आओ, प्रॉपर जाके कहीं से सीख लो। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको 2-3 साल लगेंगे सीखने में। ये तो जिसको नॉलेज है ना, जो क्लासिकल सीखा हो तो वो जल्दी कर सकता है। फिर उसके बाद में आपको थोड़े चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि जैसे अगर आप डीजे फील्ड में उतरे, जैसे मैं अपना इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। एक डीजे, बहुत फेमस डीजे, नाम नहीं लूँगा मैं,
वो जापान बैठ के बात करते वहीं की बात है। अच्छा, ओके। मैं रेसिडेंसी में था उस टाइम पे, तो ही वाज ड्रिंकिंग और CDJ 3000 पे उन्होंने दारू ढूंढ दी। ओके। डांस करते करते 2 लाख का नुकसान। प्ले स्टॉप वहीं पे ही। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप सिगरेट वहीं पे ही लोगों को बुझा रहे हैं कंसोल पे, अपने को उससे रिस्पेक्ट मिले और आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको रिस्पेक्ट कैसे देगा? कैसे देगा? तो मेन सीख तो कोई भी सकता है, बट आप मेन लेकर रिस्पेक्ट क्योंकि आप सीख जाओगे, आप भी ऐसे सब दारू वारू नशे वशे में लगोगे, लड़कियों में लगोगे, तो आप भी बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, बहुत जल्दी गायब हो जाओगे। ओके, तो मतलब काम के टाइम पे सिर्फ काम करें। हाँ, ये सही है, बेस्ट। ओके। और जो आर्टिस्ट अपना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपना होम टाउन छोड़ के इंदौर आ रहे हैं, अपनी लाइफ बना रहे हैं, अपने आप को ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छे सिंगर्स बन जाए, शोज लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अप्रोच करते रहो। मैंने भी बहुत अप्रोच की है भाई, मैं सच बताऊँ, मैं तो DM कर करके मिल के थक गया था, मैं मिलता ही नहीं था। ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बट अब ऐसा है कि जब थोड़ा सा फेमस हो जाता है ना, 1 रील वायरल हो जाती है, 2 रील वायरल हो जाती है ना, तो खुद DM आ जाते हैं, तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ शांति। तो मतलब इन शॉर्ट सोशल मीडिया को भी साथ में लेके चलना ही सोशल मीडिया पड़ेगा। तो मेन आपका फेस वही है आपका। ओके। आप किसको बोलोगे भाई मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ, ऐसा सामने वाले थोड़ी बोलेगा आके सुना, वो तो बोलेगा वीडियो भेज, सोशल मीडिया पे। ओके, तो थैंक यू सो मच हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई गेस मेरी जो ऑडियंस है उसमें से आधे से ज़्यादा सब आर्टिस्ट होने वाली हैं, ये पॉडकास्ट देखने वाली, उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला होगा, उन्हें ये पता चला होगा कि DJ आर्टिस्ट की लाइफ भी इजी नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, नींद हराम है, नींद तो मिलती नहीं है। क्या मतलब? नींद वींद सब भूल जाओ अगर आपको DJ आर्टिस्ट बनना है तो। कौन सा भी आर्टिस्ट बनना है तो नींद उसमें नहीं मिलती, आपको भी नहीं मिलती होगी। नहीं, डेफिनेटली थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे पूछा। मैं बहुत डेस्परेटली बैठी थी कि मैं बताऊं कि नहीं होती है नींद पूरी, क्योंकि जब आप सोते हो ना तो भी आपके पता है माइंड में ये चलता रहता है यार अब क्या करना है, नेक्स्ट इवेंट आ रहा है तो उसमें क्या करना है, इवेंट कैसे मिलेगा, तो यही चीज़ें रहती हैं। तो थैंक यू सो मच हिमांशु कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। अगले पॉडकास्ट में एक और नए आर्टिस्ट के साथ इंटरव्यू होगा, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी।